नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। TV9 फेसबुक लाइव पर आपका स्वागत है। आज चर्चा करेंगे, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विष्णु शंकर हैं। उनके साथ हम जिक्र करेंगे कि 3 राज्यों में जो चुनाव हो रहा है, गोवा है, उत्तराखंड है और यूपी के 55 कंस्टिट्यूएंसी सीटों पर चुनाव हो रहा है। बेहद इंटरेस्टिंग मुकाबला है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। विष्णु जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि 55 सीटों पर मतदान हुआ है जी। और अगर हम कहें 1 बजे तक तो ये तकरीबन 39 से 40% मतदान हो चुका है जी। क्या ये इशारा पिछले बार की तरह है? मतलब जो 10 तारीख को जो मतदान हुआ था, आप क्या अंदाजा लगाते हैं कि मतदान का प्रतिशत वही रहने वाला है? पंकज जी, देखिए, मतदान बड़े उत्साह के साथ हो रहा है 55 सीटों पर 9 जिलों में। ये वो इलाका है उत्तर प्रदेश का जहां पर मुस्लिम मतदाता सबसे अधिक हैं, लाखों में। हर सीट पर करीब करीब 1 लाख या उसके आसपास मुस्लिम मतदाता हैं। जाटों की संख्या भी कई सीटों पर बहुत अच्छी है। बदायूं की तरफ यादवों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। तो ये लोग वो लोग हैं जिनको कि एसपी की कॉन्स्टिट्यूंसी माना जाता है। तो ये अपेक्षित भी था कि इस बार जो चरण है, दूसरा चरण उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। और वो लग रहा है कि वैसा ही हो रहा है, क्योंकि अभी तक जो आपने जैसे बताया 40% के लगभग मतदान हो चुका है। मैं आपको कुछ ज़िलों के मतदान के फिगर्स बता रहा हूँ। मुरादाबाद में दोपहर 1 बजे तक लगभग 42% मतदान हो चुका था। संभल में 39%, शाहजहांपुर में 35.5% और बदायूं में 35.5% मतदान हुआ था दोपहर 1 बजे तक। सहारनपुर में 44% मतदान हो चुका था 1 बजे तक। और अमरोहा में दोपहर 1 बजे तक 40% मतदान हो चुका था। माने 40% से ऊपर मतदान हो चुका है अभी तक। और हमें लगा था पहले चरण में कि मतदान 70% तक जाएगा, लेकिन दोपहर के बाद जिस तरीके से मतदान में तेज़ी आनी चाहिए थी वो नहीं आई, क्योंकि जो शहर थे वहाँ पे मतदान बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था। इस बार जो चरण है उसमें 80% सीटें जो हैं वो ग्रामीण हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जो मतदान का फिगर अंत में आएगा वो काफ़ी ऊंचा होगा। लोगों की नजरें रामपुर सीट पर लगी हुई। आपने कहा कि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा है और 2 ऐसे सीट हैं जहां बाप और बेटे दोनों चुनावी मैदान में जी। अगर मैं रामपुर की बात करूं तो आजम खान 10वीं बार चुनावी मैदान में, जबकि वो जेल से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके जो बेटे हैं, सुपुत्र हैं, वो स्वरा से चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जनता इस बार भी उनको पसंद करती है या नहीं, क्योंकि दोनों जेल से बाहर आए और उन पे तमाम मामले भी दर्ज हैं। ये बात और है कि उनके बेटे बेल पे बाहर निकले। वही अगर हम बीजेपी के कुछ मंत्री की बात करें, जैसे सुरेश खन्ना हैं, इस तरह के मंत्री का भी जो कहा जाए कि किस्मत दांव पर है। और जैसा कि आपने बताया कि मुस्लिम बाहुल्य सीट है, इसलिए बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है इन सीटों पर, क्योंकि 55 सीटों पर बीजेपी जो भी जीत पाती है वो एक मेजर गेन समझा जाएगा, क्योंकि अमूमन ये माना जाता है कि मुस्लिम मतदाता बीजेपी से छिटके हुए रहते हैं, उनसे दूर रहते हैं, जीतने की गुंजाइश बहुत कम रहती है। देखिए पंकज जी, जब पिछली बार 2017 में विधानसभा चुनाव में इस इलाके में मतदान हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी ने 38 सीटें जीती थी तब, जबकि उनकी लहर थी 55 में से। इस दफ़ा लहर तो नहीं है, पर भारतीय जनता पार्टी की और समाजवादी पार्टी और आरएलडी दोनों मिलकर बड़ी मजबूत टक्कर दे रहे हैं बीजेपी को। तो इस बार 38 सीटें जीत पाएगी भारतीय जनता पार्टी, ऐसा संभव नहीं लगता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी भी पूरी कोशिश कर रही है, उनके माननीय नेता भी खड़े हुए हैं, तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं वो ना हार जाएं, क्योंकि जब मंत्री चुनाव हारता है तो उसका जो संदेश जाता है जनता में और देश में वो बड़ा गलत होता है। हाँ, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि शाहजहांपुर से सुरेश खन्ना, चंदौसी से कहें तो राज्य मंत्री गुलाब देवी, ये ऐसे नेता हैं जो कि वर्तमान सरकार में मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, और उनके किस्मत का फैसला होना है, जो कि आज लोग भारी संख्या में मतदान कर रहे हैं जाहिर तौर पर। अगर
आजम खान की बात करें और उनके सुपुत्र की बात करें, क्योंकि उनकी पत्नी ने बार बार ये आह्वान भी किया अपने समर्थकों से कि उन लोगों को वोट मत करें जो आजम साहब का विरोध करते हैं, तो जाहिर तौर पर यह देखना होगा कि अगर 10वीं बार भी आजम खान जेल से जीत जाते हैं तो ये पुख्ता तौर पर माना जाएगा कि उनकी लोकप्रियता बरकरार है और वो अपने इलाके के बड़े नेता हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आजम खान अगर इस बार भी जीतते हैं तो जो आप कह रहे हैं वही सही होगा। और ये भी मानना चाहिए कि उस इलाके में रामपुर में आजम खान ने अपने समर्थकों के बीच काम भी किया है, ऐसी बात नहीं है। और एक और बात हुई है, वो ये हुई है चूँकि वो जेल में हैं तो जो सहानुभूति है, जो ऐसे लोग हैं जो उनके पक्षधर हैं, उस सहानुभूति का फ़ायदा भी उठाना चाहेंगे। उनकी पत्नी भी इसी तरफ इशारा कर रही हैं। अब देखना पड़ेगा कि जब गिनती होती उस समय कितना उनके जो समर्थक थे वो अपना मैसेज वोटरों में फैलाने में सफल रहे हैं। विष्णु जी, अब बढ़ते हैं उत्तराखंड की तरफ, क्योंकि अगर उत्तराखंड की बात करें तो आज ही चुनाव वहां पर संपन्न हो जाना है। 70 सीटों पर चुनाव होना है। बिल्कुल। और माना यह जाता रहा है कि वहां पे बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ है। सिर्फ अगर 2017 को हटा दें, जहां पर कई सीटों पर, तकरीबन 21 सीटों पर बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिले, जबकि 34 सीटों पर माना जाता है कि 47% से ज्यादा सीटें मिले। पर इस बार आम आदमी पार्टी भी कॉन्टेस्ट में है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो ट्रायंगुलर फाइट होगा इसका फायदा किसको है, या आम आदमी पार्टी कहीं कॉन्टेस्ट में दिखाई नहीं पड़ रहा? आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हालांकि मामला सब ज़्यादातर जगहों में त्रिकोणीय है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आम आदमी पार्टी अभी उत्तराखंड में उस तरीके से अपनी पहचान नहीं बना पाई है जिसके अंतर्गत उसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। कुछ ऐसे हलके होंगे जहां वो ज़रूर अपना प्रदर्शन अच्छा कर सकते हैं, लेकिन जो फाइट है वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ही है। और ये जान लीजिए कि चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार मुख्यमंत्री बदला, इसका संदेश क्या गया है वो इस बार के चुनाव तय करेंगे। धामी साहब को बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला काम करने का, ये बात सच है। उन्होंने कहा कि जनता इस बात को जानती है कि मुझे समय कम मिला है, इसलिए मुझे एक बार और मौका मिलना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। लेकिन मैं आपको फिगर्स बता दूं हल्का सा, उत्तराखंड में 1 बजे तक करीब 35% मतदान हुआ था। ये बात गौर करने की, वहाँ पर मतदान 1 घंटा देर से शुरू हुआ था, वो 8 बजे शुरू हुआ था। और चूँकि वहाँ पर मतदान केंद्रों तक पहुँचने में समय बहुत लगता है और बहुत से मतदाता जिनका वोट उत्तराखंड में, वो उत्तराखंड से बाहर काम करते हैं, इसलिए यहाँ पर मतदान बहुत ऊंचा होगा ऐसा मुश्किल लगता है। देखिए, 70 सीटों में अगर 34 सीट की बात करें, पिछले 2 चुनाव की बात करें, तो देखा गया है कि उम्मीदवारों का रिपीटेशन हुआ है। मतलब ऐसा नहीं हुआ है कि एक बार जो उम्मीदवार जीता हो वो दूसरी बार नहीं जीता हो, और ये ज़्यादातर सीटें बीजेपी के पक्ष में गई। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के उम्मीदवार दूसरी बार भी जीतने में कामयाब हुए हैं। लेकिन इस बार बीजेपी पर बहुत तरह का आरोप है, जैसा कि आपने बताया कि 3 चीफ मिनिस्टर देखे गए। पुष्कर सिंह धामी को बहुत कम समय मिला काम करने को, त्रिवेंद्र सिंह रावत से बहुत लोग खासे नाराज थे, और इस बार हरीश रावत पूरी तरह से दावा ठोक रहे हैं कि उनकी सरकार को आने वाली है। अगर कल की बात करें तो कांग्रेस ने यहां तक आरोप लगाया कि बीजेपी पैसे और शराब बांट करके चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है, और यहां तक स्पेसिफिक जानकारी दी गई कि 100 करोड़ रुपया बांटने में खुद सीएम लगे हुए हैं, अपने विधायकों के जरिए लोगों के वोट खरीदने में लगे हुए हैं। तो ये क्या बताता है कि क्या कांग्रेस जो है वो डिफेंसिव है? इस तरह का आरोप अमूमन वही लोग लगाते हैं जिनको लगता है कि सत्ताधारी अपने ताकत का इस्तेमाल करके वोट खरीद सकता है, या वाकई ऐसा है कि बीजेपी कुछ भी कर सकती है इसलिए कांग्रेस इस तरह का आरोप लगा रही है और चुनाव आयोग पे दबाव बना रही है? पंकज जी, देखिए, चुनाव के माहौल में आरोप प्रत्यारोप जो होते हैं राजनीतिक, वो लगते रहते हैं, उनको बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये बात सच है कि जहां बीजेपी ने पिछली बार स्वीप किया था, इस बार कांग्रेस लगभग सभी सीटों में अच्छी फाइट में है। और हरीश रावत के एक बार जब उनको मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस ने घोषित कर दिया, तो उसके बाद हवा जो है वो कांग्रेस की तरफ भी भई है, ये बात भी माननी चाहिए। इसलिए फाइट तगड़ी है, और इस समय कोई भी आदमी निश्चिंता से ये नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। कांग्रेस भी जीत सकती है, ऐसा भी माना जा रहा है।
बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि मतदान कितना होता है। अगर मतदान बहुत ऊंचा नहीं होता है तो संभवतः भारतीय जनता पार्टी सोचेगी कि शायद हमें फिर से मौका मिले। अगर मतदान ज़्यादा होता है तो कांग्रेस को भी लगेगा कि बाजी उसकी तरफ पलट सकती है। नहीं, मेरा मतलब पूछने का ये था कि 2017 में बीजेपी का जो वोट परसेंटेज इतना ज़्यादा बढ़ा था, 21 लोग 50% से ज़्यादा वोट पाए थे, उसकी वजह ये थी कि बीएसपी का वोट परसेंटेज 33 से 20% पे चला गया। बीएसपी की हालत खराब हो गई तो कॉन्टेस्ट जो है वो दो पार्टियों के बीच में रहा। इस बार आम आदमी पार्टी भी है, बीएसपी भी है, और कह सकते हैं कि मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट वहां पर हो सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी वहां अरविंद केजरीवाल लगातार कैंपेन करते रहे। इसलिए मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि वहां की स्थिति कैसी रहने वाली है। बहरहाल अगर 2 सीट की बात करें, खातिमा और लाल कुआं, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाल कुआं से हरीश रावत हैं, खातिमा से खुद पुष्कर सिंह धामी हैं। लेकिन एक और राज्य जहां पर चुनाव चल रहा है, 40 सीटें हैं, वहां की कंस्टिट्यूएंसी भी बहुत छोटी होती है। अगर अमूमन कहा जाए देश में तो 2 लाख से ज़्यादा वोटर्स होते हैं हर एक विधानसभा में, लेकिन अगर गोवा की बात करें तो वहां 28-30 हज़ार मतदाता होते हैं। और पिछले बार देखा गया कि कांग्रेस के जितने लोग जीते, ज़्यादातर लोग डिफेक्टर साबित हुए, उन्होंने अपनी पार्टी ही बदल दी। इस बार फिर वहाँ पे चुनाव हो रहा है, वहाँ भी आम आदमी पार्टी है, तो वहाँ की लड़ाई को आप किस तरह से देखते हैं? मैं खुद गोवा गया था पंकज जी जनवरी महीने में। उस समय वहाँ पर लग रहा था कि तृणमूल कांग्रेस ही गोवा की सबसे बड़ी पार्टी है। इतनी बड़े बड़े उनके होर्डिंग्स थे ममता बनर्जी के, और झंडे लगे हुए थे पूरे गोवा में, मानो लग रहा था कि बस अब शपथ लेने की देर है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे आपने देखा कि तृणमूल कांग्रेस की चुनौती थी वो तो भरभरा के गिर गई, और उनके साथ जो महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी है वो ज़रूर मैदान में है, लोकल पार्टी है, उससे प्रदर्शन भी अच्छा रहेगा ऐसी उम्मीद की जा रही है। वो 6, 7, 8 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आम आदमी पार्टी ने पिछली बार विधानसभा चुनाव में 1 सीट जीती थी और उस उम्मीदवार को इस बार रिपीट भी किया है, लेकिन अभी भी 5 साल में भी वो वहाँ पर एक लोकल लीडरशिप जो होनी चाहिए वो बिल्ड नहीं कर पाए हैं। वहाँ पर भी जो चुनाव लड़ा जा रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा वो अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर लड़ा जा रहा है, इसलिए लोकल कनेक्ट की कमी है। तो इसलिए बाजी फिर देखिए 2 पक्षों के बीच में ही है, कांग्रेस और बीजेपी के पास 10 साल सरकार का में चलाने का अनुभव है, लेकिन 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है। कोरोना काल में आर्थिक दशा लोगों की ख़राब हुई है, ये एक कड़वा सच है। टूरिज़्म पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है गोवा राजस्व के लिए, उस पर बहुत खर्च हुआ। दूसरा, माइनिंग से में बहुत से लोग जो है वो काम करते थे, वो 2013 से ही बंद है, तो इससे लोगों की हालत भी खस्ता है, और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को डिफेंड कर पाना बड़ा कठिन होता है। विष्णु जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और मैं ये बात आपने कहा, और मैं बताऊं एक ऐसा उम्मीदवार जिस पर सबकी नज़र है, और वो है मनोहर पार्रिकर के बेटे, जिनको क्रेडिट दिया जाता है स्वर्गीय मनोहर पार्रिकर की बीजेपी को स्थापित करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनके बेटे पणजी से चुनाव लड़ रहे हैं, और वो बीजेपी पे सीधा आरोप लगा रहे हैं कि रिक्रूटमेंट में भ्रष्टाचार हुआ है, एंटी इनकम्बेंसी है ही, कोविड मिसमैनेजमेंट हुआ, इसलिए इस बार गोवा की जनता बीजेपी को चुनने नहीं जा रही है। जबकि बीजेपी के सीएम हैं वो ये कह रहे हैं कि डबल इंजन सरकार चाहिए। इतने अच्छे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश ही नहीं गोवा में बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाया, सरकार बहुत अच्छा काम किए। तो आपको क्या लगता है कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी हावी होगा या मल्टी कॉर्नर्ड फाइट होने से, क्योंकि आपने बताया टीएमसी भी वहाँ इन्वॉल्व हो गई है, आम आदमी पार्टी खुद वहाँ पर घुस गई है, तो क्या ये जो चतुष्कोणीय मुकाबला होगा, आपको लगता है कि इसका फ़ायदा फिर से बीजेपी को हो सकता है वोटिंग परसेंटेज कम हो जाए लेकिन बीजेपी इसका फ़ायदा उठा पाएगी? पंकज जी देखिए, जहाँ तक वोटिंग का सवाल है, गोवा में 11 लाख से कुछ ज़्यादा मतदाता हैं, केवल 11 लाख, और आपने सही कहा कुछ हज़ार वोटों में सीटों का फैसला हो जाता है। वहाँ पर जीत का अंतर जो होता है बहुत ज़्यादा नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, उत्पल पर्रिकर पणजी से खड़े हुए, वो चाहते थे बीजेपी उनको टिकट दे, बीजेपी ने नहीं दिया, तो उन्होंने कहा मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा, मैं किसी और पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा।
हालांकि उनको आम आदमी पार्टी ने कहा था आप हमारे टिकट पर लड़ लीजिए। तो उत्तल पर्रिकर लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस पर ये बताएगा कि बीजेपी के पक्ष में कितनी हवा है। मनोहर पर्रिकर की कमी बीजेपी को जरूर खलेगी। उसकी वजह यह है कि आपको शायद मालूम होगा कि गोवा में 32% मत जो हैं वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं, माने करीब 24% क्रिश्चियंस हैं और 8% मुस्लिम हैं। और मनोहर पर्रिकर का इतना बड़ा कद था कि वो हिंदुओं के साथ साथ क्रिश्चियंस को भी अपने साथ मिलाने में सफल रहे थे और लगातार उन्होंने इलेक्शंस में डिलीवर किया था रिजल्ट को। इस बार वो नहीं है, इसकी कमी निश्चित रूप में बीजेपी को खलेगी जाहिर तौर पर। लेकिन विष्णु जी, अगर पिछले 5 चुनाव की बात करें तो सिर्फ 2 चुनाव ऐसा है 99 और 2012 का जब गोवा में किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी मिला है। 1999 में कांग्रेस और 2012 में बीजेपी। इस बार वहां की जनता क्लियर मैंडेट देती है या नहीं, इस पर नजरें जरूर टिकी रहेगी और सभी लोग ये देखना चाहेंगे कि गोवा में सरकार किसकी बनती है। बहरहाल जो मतदान हो रहा है वो जारी है। 6 बजे तक मतदान होगा अमूमन तीनों राज्यों में, और उसके बाद जो भी मतदान का प्रतिशत होगा उसको लेकर के हम आपके सामने आएंगे। फिलहाल TV9 फेसबुक लाइव पर इतना ही। आप बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।